Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain Khwaro, and we are here for the purpose of biology. Today we are going to learn and introduce our subject biology, that what is biology and what kind of knowledge we will get from this subject. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट को। बायोलॉजी है क्या, उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं, हमें किस बारे में बायोलॉजी इंफॉर्मेशन देती है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, वो हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का तारुफ होगा। उसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या करेंगे, बायोलॉजी की स्टडी होगी, क्या पढ़ेंगे, उसमें क्या चीज़ें हमें हासिल होंगी, कौन सी चीज़ों के बारे में हमें मालूमात होगी वो पढ़ेंगे। और इसके बाद उसके फादर्स भी पढ़ेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन था, कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन था वो भी पढ़ेंगे। डिविजन्स पे बाद में जाएंगे। मेन डिविजन्स अगर हमें वीडियो का टाइम थोड़ा शॉर्ट बचा तो हम वीडियो के डिविजन्स भी बना लेंगे, वरना हम सिर्फ और सिर्फ आज इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको बायोलॉजी की डेफिनेशंस कंप्लीटली अंडरस्टैंड होंगी और आप इससे अकल बन जाएंगे कि आप बायोलॉजी की डेफिनेशंस की वजाहत कर सकेंगे। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वो वर्ड्स कौन से हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। यानी कौन कौन से वर्ड्स हैं? बायोस और लोगास। जो बायोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बायो वर्ड जो लिया गया है वो बायोस से लिया गया है, जिसकी माना क्या है? लाइफ। लाइफ क्या है? ये अभी तक कंप्लीटली लाइफ डिफाइन नहीं की गई है कि लाइफ है क्या, पर उसके कुछ हमें एस्पेक्ट्स बताए गए हैं कि लाइफ कैसे पहचानी जाए कि लाइफ है क्या। फॉर एग्जांपल कैसे पहचानी जाती है? डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं लाइफ के। जैसे हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग है। रेस्पिरेशन हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, ये हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने हैं लाइफ के असल में हम लाइफ बोलते किसको हैं। वैसे पुरानी डेफिनेशंस ये भी बताई जाती हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ जो होती है बायोलॉजी होती है, और लाइफ होती क्या है? एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वो भी किसी हद तक ठीक है, एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो वो हमारा बहुत सारा टाइम लेगी, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे एक्टिविटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है। तो कैरेक्टर्स कुछ हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि लाइफ होती क्या है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। ये कुछ लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं। अगर हमें जानना है कि कोई चीज जो है वो जानदार है या गैर जानदार है, तो हमें पहले उसमें से ये कैरेक्टर्स फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन को देखते हैं कि वो जिंदा है या नॉन लिविंग है। हम किसी चीज को, फॉर एग्जांपल इस पेन को देखते हैं, ये पेन लिविंग है या नॉन लिविंग है। ह्यूमन और हम दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ह्यूमन को देखते हैं, वो ग्रोथ करता है, पहले बेबी होता है, बेबी के बाद एडल्ट बनता है, साइज भी ग्रोथ करती है। पेन एक बार बन चुकी है तो वो उसके बाद ग्रोथ नहीं करती। तो डेवलपमेंट किसका कैरेक्टर हो गया? ग्रोथ। वो लाइफ का हो गया। अब पेन क्या है? नॉन लिविंग है। उसके बाद ह्यूमन, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम डाइजेशन करते हैं। लेकिन पेन जो है कोई भी खाना इस्तेमाल नहीं करती, वो डाइजेशन नहीं करती। हाँ, इनकम डालते हैं उसमें अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो उससे एनर्जी हासिल नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ खाना हासिल हम करते हैं, उसके लिए पेन जो है वो खाना खुद खाती नहीं है। उसके अलावा रेस्पिरेशन की मदद से हम एनर्जी हासिल करते हैं। हमने जो खाना खाया, हम उस खाने को खाते इसलिए ताकि हमें उनसे एनर्जी मिल सके। हम उनसे एनर्जी हासिल करें, और एनर्जी हासिल करने के बाद हम जो काम कर रहे हैं
वो अपना काम पूरी एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क परफॉर्म कर सकें। रेस्पिरेशन में हमने जो खाना खाया उसको ब्रेक किया, उससे एनर्जी हासिल की। पेन ऐसा नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टर लाइफ का है, नॉन लिविंग थिंग का कैरेक्टर नहीं है, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हम छोटे से मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं या बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। हम छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये एनाबॉलिज्म होता है, जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया, वो बन गए ग्लूकोज, एक ही बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। हमने इसमें एनर्जी स्टोर कर ली, ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया। मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स को हमने मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं वो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नहीं करते। जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो एनाबॉलिज्म नहीं करते। और इसके अलावा अगर हम इसी ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बन जाता है। मतलब ग्लूकोज को ब्रेक किया, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बन गया और उससे हमें क्या मिली? एटीपी, एनर्जी मिली। और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कैरेक्टर्स कुछ थे जो लाइफ के थे। और रिप्रोडक्शन इसमें रह गया। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, वो आगे चलकर एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट होने के बाद वो एबल होगा कि वो खुद जैसा अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर सके। ये लिविंग कैपेसिटी है, ये लिविंग की एबिलिटी है कि वो खुद जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, बनाते हैं रिप्रोडक्शन के तहत। या तो सेक्सुअली होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, अगर मैं मैरिड हूँ या मैं मैरिज करता हूँ या किसी के साथ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेरा, तो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, नया ऑर्गेनिज्म आएगा। उसमें कैरेक्टर्स होंगे लाइफ के, वो फिर से न्यू बेबी के तहत बेबी बनकर इस दुनिया में आएगा। उसके बाद वो एडल्ट होगा, ग्रो करेगा और फिर वो भी, उसमें भी सारे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जैसे मेरे कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा पेन अपना बच्चा नहीं दे सकती, पेन से हम दूसरी पेन नहीं बना सकते। अगर ऐसा हुआ है कभी कि आपके पेन रखी है आपने, एक रेड और एक ब्लू रखी है, उसमें से ब्लैक पेन पैदा हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ के कि वो आगे अपनी नस्ल को आगे कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो स्टडी हमने क्या बोला, बायोस जो थी लाइफ के कैरेक्टर्स डिफाइन हो गए, लाइफ कंप्लीट समझ आ गई है। उसके अलावा लोगोस, लॉजी जो वर्ड लिया गया है वो लोगोस से लिया गया है, जिसकी माना है स्टडी, साइंस, नॉलेज, डिस्कस। हमने साइंस किस हिसाब से बोला है? साइंस इस हिसाब से बोला है कि साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेंशिया से लिया गया है। साइंस वर्ड लैटिन वर्ड सेंशिया से लिया गया है, जिसकी माना है स्टडी, नॉलेज, डिस्कोर्स। हमने इसमें इजाफा करके रखा है कि ये साइंस भी इससे कहा जाता है। तो हम बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइंस की माना क्या हुई? स्टडी, नॉलेज, डिस्कोर्स, इन्वेंशन, ऑब्जर्वेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, ये साइंस की मानी है। तो लोगस, स्टडी, साइंस, नॉलेज, डिस्कोर्स एटसेट्रा, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, आप दूसरे भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेशन हमारी इन दोनों लफ्जों से भी बन सकती है। कैसे? बायोस मींस लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, लोगस, दोनों वर्ड्स को आप मिला सकें, क्या हुए? लोगस प्लस बायोस। लोगस की माना पुट करें स्टडी ऑफ लाइफ, क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लोगस की मीनिंग पुट करते जाए, आपकी डेफिनेशंस बनती जाएंगी। लोगस मींस science of life is called biology. The knowledge about life is called biology. Discourse about life is called biology. Discourse word जो होगा उसकी माना ये है कि आप तबसरात कर रहे हैं, कोई आपके पास टॉपिक है, कोई आपके पास चीज है, उसके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो से हम डिस्कोर्स कहेंगे।
डिस्कस अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ के बारे में गुफ्तगू की जाए, लाइफ के बारे में नॉलेज मिले, लाइफ के बारे में साइंस जो लाइफ की जो साइंस है उसके बारे में पढ़ा जाए। अगर हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो भी नॉलेज हमें मिलेगी वो से हम बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और हम अगर डेफिनेशन को बड़ा करके एक वैलिड बनाए तो हम डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या हम यहाँ पे द डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, बट ये एक छोटा सा वर्ड हो गया, वो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। हम अपनी डेफिनेशन को एक वैलिड बनाना चाहते हैं, दूसरों तक ऐसा पहुंचाएं कि हमारी नॉलेज में लोग बोले कि इसने बिल्कुल पढ़ा है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार थिंग्स जिसमें क्या हो जिसमें क्या हो रूह हो, जिसमें क्या हो कैपेबिलिटी हो, रिप्रोडक्शन कर सकता है, डाइजेशन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कर सकता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जानदार होता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कंप्लीट लिविंग बीइंग होता है। कंप्लीट लिविंग बीइंग को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहां तक हमारी बायोलॉजी की डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इन्वेंशन अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ऑब्जर्वेशंस अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस आपकी अलग अलग वर्ड से बन सकती हैं। अगर आपको एक ही डेफिनेशन बतानी हो कि इसमें सारा आपका मकसद क्लियर हो जाए तो वो आप ये बता सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism is called biology, or the branch of science which deals with the study of life is called biology। तो ये डेफिनेशंस आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम बात करते हैं उनके फादर्स की, कि बायोलॉजी के फादर्स कौन कौन हैं। वैसे तो बहुत सारे फादर्स हैं, ग्रीक में, मॉडर्न पीरियड में, मुस्लिम पीरियड्स में अलग अलग से फादर्स हैं, पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट और ओल्ड में। पहले कौन था फादर, उसके बाद अब कौन है। पहले फादर जो था एंशिएंट या ओल्ड फादर, वो अरिस्टोटल था, जिसको हम अरस्तु भी बोलते हैं सिंधी और उर्दू में। क्या? अरस्तु। अरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन ये था, उसको फादर इसलिए कहा जाता था कि उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ब्लड होती है और कुछ में ब्लड नहीं होती। जो ब्लड वाले ऑर्गेनिजम्स थे उसने सेपरेट किए, जो नॉन ब्लड वाले ऑर्गेनिजम्स थे उसने सेपरेट किए। अब ब्लड और जिसमें ब्लड हो वो ऑर्गेनिज्म चलेगा, जिसमें ब्लड ना हो वो ऑर्गेनिज्म चलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड नहीं है। ब्लड का मतलब है जिसमें रेड कलर हो, हेमोग्लोबिन वाली ब्लड रेड कलर वाली होती है। हेमोग्लोबिन वाली ब्लड रेड कलर की होती है। हीमोलैम्फ जो होता है वो होता है व्हाइट कलर का, येलोइश कलर होता है, और उसको हम ब्लड का कह सकते हैं, पर उसमें क्या है? हेमोग्लोबिन नहीं है, रेड पिगमेंट्स नहीं है। तो अरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर द रेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम द व्हाइट ब्लड। येलोइश कलर वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अलग किए गए, जो रेड कलर वाले ऑर्गेनिजम्स की ब्लड थी वो सेपरेट किए गए। येलोइश कलर में आप इंसेक्ट्स देख सकते हैं, इंसेक्ट्स में रेड ब्लड नहीं होती। जब आप उनके स्लॉटर करके देखेंगे, उनके चीर फाड़ करके देखेंगे तो उनमें आपको व्हाइट ब्लड नजर आएगी, लैंप नजर आएगा, सफेद पानी जैसा नजर आएगा, लेकिन उसमें ब्लड आपको रेड नजर नहीं आएगी। और रेड ब्लड वाले आपने तो मिसाल बहुत सारे देखे होंगे, जैसे मछली हो गई, जैसे मुर्गी हो गई, चिकन, जैसे मीट हो गया, जैसे बफेलोज हो गई, जैसे आप खुद देख लें ह्यूमन है, वो हम रेड ब्लड वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड he has separated the organisms that white blood organisms are separated from the red blood organisms। उसका एक और भी कंट्रीब्यूशन था, इसने कॉन्सेप्ट दिया था अबायोजेनेसिस का, कॉन्सेप्ट दिया था अबायोजेनेसिस।
ये मॉडर्न टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन पुराने टेक्स्ट में ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे अबायोजेनेसिस पे। अबायोजेनेसिस में इसका ये कहना था कि लाइफ जो है ये वो नॉन लिविंग, मतलब पहले नॉन लिविंग थी, उससे लाइफ अराइज हुई है। लाइफ इज डी नोवो स्ट्रक्चर, इट मींस इट कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग से आई लाइफ। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमने क्या लाइफ का कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन, मतलब लाइफ ही बर्थ कर सकती है लाइफ को, जिंदगी ही बर्थ कर सकती है जिंदगी को। तो ये तो जेनेसिस, अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट गलत है। उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने इसको करेक्ट किया था कि बायोजेनेसिस है। बायोजेनेसिस इट मींस लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ ये कि दूसरी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहरहाल उसमें एक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, इतना टाइम नहीं है हमें उस एक्सपेरिमेंट्स को पढ़े। हो सका तो मैं उन पर भी एक अलग लेक्चर बनाकर वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस ये कंट्रीब्यूशन रहा था अरिस्टोटल का कि उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड, और अब बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था कि लाइफ जो है वो डी नोवो स्ट्रक्चर है, इट मींस वो नॉन लिविंग थिंग से आती है। मॉडर्न जो फादर है वो डार्विन है। मॉडर्न फादर कौन है? डार्विन है। डार्विन को फादर क्यों कहा जाता है? डार्विन को फादर इसलिए कहा जाता है कि इसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, जिसमें उसने बताया था कि हम जो ह्यूमंस हैं वो अराइज किए गए हैं, वो इवोल्व किए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहले जो यहाँ पर हमारी अर्थ है, ये प्लैनेट्स नहीं थे। पहले जो यूनिवर्स थी वो यूनिवर्स में लाइफ नहीं थी। लाइफ आई थी जब वो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से लाइफ अराइज की हुई है। और उसके हमें सबूत भी मिले हैं। सबूत ये मिले हैं कि हम और ह्यूमंस और बैक्टीरिया में सिमिलरिटी ये है कि हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक प्रोटीन है, जो कि डीएनए में होती है, प्रोटीन जो डीएनए को कॉयल करती है। डीएनए का स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। अगर हम न्यूक्लियस से उसे बाहर निकालें तो वो तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग होगा। तो डीएनए को 1 मीटर लॉन्ग तो सेल से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए उसे डीएनए को कॉयल करके एक छोटे से सेल के अंदर, एक सेल के अंदर पैक करना होता है। तो उस डीएनए की पैकिंग में जो रोल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का होता है। वो हिस्टोन प्रोटीन उस डीएनए को कॉयल करती है, कॉयल और सुपर कॉयल करके 1 मीटर डीएनए को छोटा सा माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर देती है, नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर देती है, ताकि वो सेल के अंदर रह सके। तो ये बेसिक प्रोटीन जो है वो हम ह्यूमंस में भी है, ये बेसिक प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में भी है। बैक्टीरिया से उसने कहा था कि लाइफ पहले नहीं थी। तकरीबन 120 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर था जब धरती पे लाइफ आना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उससे पहले वहां पर आग चल रही थी। बारिश होने की वजह से वो क्या हुए, टेम्परेचर नॉर्मल होता गया। 120 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर अबव था इससे, तो बैक्टीरिया वहां पर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अराइज हुआ। बैक्टीरिया से एवोल्यूशन होती गई, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते गए, और मल्टी सेल्यूलर में पहले आए थे हमारे aquatic ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते थे। आस्ते आस्ते उन्होंने कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो गए, aquatic से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बाद में बड़े हो गए, मैमल्स आ गए, मैमल्स में फिर से अलग अलग कैटेगरीज आ गई, मैमल्स अराइज होते गए। तो इसके बाद मंकीज, मंकी के बाद एप जो हुआ, एप से ह्यूमन अराइज हुआ। एप में जब ब्रेन यूज करने की कैपेबिलिटी आई तो वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी थी, डार्विनिज्म भी बोला जाता है इसे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी इसने, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम ह्यूमन से जो है वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं किए गए हैं, हम ह्यूमन से इवॉल्व हुए हैं, हम अपने एंसेस्टर्स से जो पुराने ऑर्गेनिज्म से। आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला होगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।